डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे कि डिसइंटीग्रेशन की रेट क्या होती है या किसी रेडियो एक्टिविटी की एक्टिविटी क्या होगी, उसकी रेट क्या होगी। इससे पहले मैं 3 लेक्चर दे चुका हूँ, 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। उसमें मैंने रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कोई न्यूक्लियस स्टेबल होगा या नहीं होगा, या स्टेबल होने के लिए कोई न्यूक्लियस क्या करेगा, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ चैनल पे रेगुलर बने रहने के लिए स्वामी मनोज केमिस्ट्री मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें, ये करना ना भूलें। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस रेट से डिसइंटीग्रेट करेंगे या डीके होंगे, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो किस रेट से होगा। एक्चुअल में डिसइंटीग्रेशन रेट या फिर जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है कि सपोज करो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ए और वो डीके कर रहे हैं। डीके करने के बाद वो डॉटर न्यूक्लियाई बी में कन्वर्ट होता है। पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है। डीके चल रहा है। सपोज करो कि डीके कांस्टेंट लैम्डा है यहाँ पे। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, जीरो टाइम था, जब टाइम 0 था यानी कि इनिशियली रेडियोएक्टिव जो न्यूक्लियाई था, पेरेंट न्यूक्लियाई, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस n0 थे और नंबर ऑफ एटम्स n0 थे। पर एटम कंटेन 1 न्यूक्लियस। एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम कह सकते हैं जितने न्यूक्लियस थे उतने ही एटम थे। तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ और एटम की बात भी हम कर सकते हैं। एन नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए। उस टाइम इसके 0 थी, बट आफ्टर टी टाइम t इज इक्वल टू टी पर इसके कम हो गए, घट गए, एंटी हो गए। टी टाइम बाद इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंटी बचे, तो इसके हो गए एन नॉट माइनस एंटी, एन नॉट माइनस एंटी। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बेस पे हम बता सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है एक तो डिपेंड करेगी इसकी एन नॉट माइनस एन टी के ऊपर, विच इज एक्स। और सपोज करो ये था इनिशियली ए, तो वो एक्स हो गई, तो ये हो गया यहाँ पे ए माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हम निकाल भी चुके हैं कि ए अपॉन ए माइनस एक्स आता है। तो जो रेडियोएक्टिव सॉरी डीके कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। ये रिप्रेजेंट होता है वहां पे, यहाँ पे भी हम उसी टाइप से कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो रेट कांस्टेंट है, विच इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, ड्राइव करके हम यही लेके आएंगे। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन की जो इसके ऊपर रेट है वो ये है, विच इज इक्वल टू dx बाई dt, विच इज इक्वल टू x की कंपैरिजन में हम इसको लेके चले तो dx बाई dt ये हो गया। एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट nt, विच इज इक्वल टू ये जो है ये किसके इक्वल भी है, a माइनस एक्स के इक्वल है, जिसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों रेट t टाइम पे इक्वल है। उस कंडीशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि dx बाई dt विच इज इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे डीके कांस्टेंट आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए दोनों, लैम्डा इंटू a माइनस एक्स। पावर इसकी 1 होगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से फॉलो कर रही है। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स
which is equal to lambda dt। ये इसकी इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को जैसे ही ओपन करेंगे हम, ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू a माइनस एक्स। इक्वेशन ये और इक्वेशन ये t टाइम पे रेट है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड को इक्वल किया मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर लिया बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन इस इक्वेशन से इंटीग्रेशन से, इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से dx अपॉन a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट है dt, यहां से नोट कर लेना। इसका जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ये मैं कंप्लीटली रब कर रहा हूं। मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें कौन कौन थी और कब कब थी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी, और सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम कंडीशन लगा के कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 था, इनिशियली बता दिया था मैंने, देन x इज 0, तब x भी क्या था, 0 था। तो उस कंडीशन में दोनों को 0 पुट कर दिया हमने, यहाँ पे ये 0 पुट कर दिया t और x 0 पुट कर दिया, देन c विच इज इक्वल टू माइनस ln a, इसको 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया, देन c इज इक्वल टू माइनस ln a, ये पुट हो गया। वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, देन इक्वेशन आ जाएगी माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा टी माइनस ln a, ln a को इधर ले आएंगे, देन ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा टी, और लैम्डा टी इसको इकट्ठा कर देंगे हम, लैम्डा टी विच इज इक्वल टू ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, ये इक्वेशन। या फिर इसी इक्वेशन को बिल्कुल ऑपोजिट पुट कर रहा हूं मैं, या इसी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन लैम्डा विच इज इक्वल टू 1 बाई टी ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ध्यान दे लेना, ln नेचुरल लॉगरिथम है जिसका बेस e है, ln एक नेचुरल लॉगरिथम है जिसका बेस e है। इसको हम लॉग की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लॉग में कन्वर्ट करते ही 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी, 1 की जगह पुट कर दिया मैंने 2.303 लॉग ऑफ जिसका बेस 10 है a अपॉन a माइनस एक्स। और इनिशियली मैंने आपको बता दिया था कि a इज इक्वल टू n नॉट एंड a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू nt, देन इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of n naught upon nt. It is integration rate equation. अगर हम शुरुआत से ही a की जगह स्मॉल a था, इसकी जगह n नॉट, और जो a माइनस एक्स है उसकी जगह nt पुट करके लेके आते, तो डायरेक्ट वो टर्म्स रिप्लेस हो जाती है इससे, और ये आ जाता है आपके पास। लैम्डा एक डिके कांस्टेंट है किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, टी की कितने टाइम बाद उसका लैम्डा कांस्टेंट होगा, उसके लिए कितने टाइम बाद उसका एन नोट एनटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एन नोट इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड एनटी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर टी टाइम बाद रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के कितने न्यूक्लियस बचेंगे, विच इज एनटी। इससे हम फिर इसका हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, half life period of radioactive substance. Half life period is time
taken in 50% completion or 50% disintegration of radioactive substance or nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन में या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के 50%, यानी कि 100 अगर न्यूक्लियस हम लेके चल रहे थे इनिशियली, तो 50 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कितने टाइम में हो गई? बचे 50, यानी कि एन नोट जो होगा वो 100 है और एंटी है वो 50 है। अगर एन नोट 200 है तो एंटी 100 है, यानी 1000 अगर हम शुरुआत में न्यूक्लियस लेके चल रहे हैं तो 1000 न्यूक्लियस में से 500 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए और 500 न्यूक्लियस बच चुके हैं जो अभी डिसइंटीग्रेट होना बाकी है। उसमें कितना टाइम लगा? विच इज हाफ लाइफ पीरियड, यानी 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग गया विच इज हाफ लाइफ, यानी टाइम कितना लगा? विच इज हाफ लाइफ, टाइम जो लगा वो हाफ लाइफ है। और एन नोट को मैं 100 यूज कर सकता हूं या फिर एन नोट को हम एन नोट ही यूज कर रहे हैं, एंड एन टी विच इज इक्वल टू एन नोट डिवाइड बाय 2, यानी शुरुआत में जितने न्यूक्लियस हमने लिए थे उसके आधे हमारे पास बच चुके हैं, विच इज एन टी। तो उसमें पुट कर देंगे हम लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी तो लगा वो लगा टी हाफ लाइफ पीरियड को मैं टी हाफ से नोट कर रहा हूँ, हाफ लाइफ पीरियड लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग ऑफ ऊपर एन नोट है इनिशियली कितने थे और एन टी की वैल्यू होगी एन नोट डिवाइड बाय 2, एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनली ये इक्वेशन किया जाएगी finally equation convert into lambda which is equal to 2.303 upon t half log of 2 or t half which is equal to 2.303 log of 2 divided by lambda and t half which is equal to 2.303 into log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 2 की वैल्यू है 0.3010 डिवाइड बाय लैम्डा एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑफ फर्स्ट और रिएक्शन विच फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विच इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, यानी किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो उसके डीके कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, केवल डीके कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसमें इनिशियली कितने एटम्स थे, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस थे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, ये उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा, यानी 50% कंप्लीशन में जितना टाइम लगेगा वो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी यही फॉर्मूला आएगा, नोट कर लेना इसको। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो 3/4 लाइफ पीरियड, यानी कि T 75% पीरियड या T 3/4 टाइम टेकन इन 75% कंप्लीशन और डिसइंटीग्रेशन। रिएक्शन के या फिर डिसइंटीग्रेशन के 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, यानी कि 100 अगर पार्टिकल लेके चले थे हम तो 25 बचे, 75 डिसइंटीग्रेट हो गई, यानी कि रिएक्शन कितने कंप्लीट हो गई? 75% कंप्लीट हो गई। तो उस कंडीशन में जो T हो गया वो तो T 3/4 हो गया और N नोट और NT में क्या रिलेशन हो गया? NT विच इज इक्वल टू 3/4 ऑफ N नोट, यानी 100 लेके चले थे तो 75 बचेंगे, 1000 लेके चलेंगे, सॉरी 100 लेके चलेंगे तो 25 बचेंगे, 1000 हम लेके चलेंगे N नोट 3/4, सॉरी रिपीट कर रहा हूं मैं, T इज इक्वल टू T 3/4 एंड जो N नोट था वो एज इट इज था, देन NT विच इज इक्वल टू कितना बचेगा? NT जो N नोट लेके चले थे उसका 1/4 बचेगा which is 1/4 of N नोट, 1/4 of N नोट, then T half
की जगह हम T3/4 पुट कर देंगे या T की जगह T3/4 पुट कर देंगे, जो इक्वेशन थी, विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी की जगह हम एन नॉट डिवाइड बाई 4 पुट कर देंगे। आंसर हो जाएगा T3/4 विच इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई लैम्डा लॉग ऑफ 4, और लॉग 4 की वैल्यू 2.303 इंटू 6020 divided by lambda, which is equal to 1.386 divided by lambda, यानी T3/4 75% कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ लग जाएंगे। यानी कि अगर 50 मिनट में 50% पूरी हो रही है तो 75% कंप्लीट होने में 100 मिनट लगेंगे। पहली 50% 50 मिनट में होगी, अगली फिर 25% 50 मिनट में होगी, फिर उससे अगली 12.5% 50 मिनट में होगी, क्योंकि इनिशियल कंसल्टेंसी पर डिपेंड नहीं करता। यानी इस टाइप से चलेगा कि 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा या 75% डिसइंटीग्रेशन में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ पीरियड से जस्ट डबल हो जाएगा। इस टाइप से चलेगी रिएक्शन, या फिर डिसइंटीग्रेशन इस टाइप से चलेगा कि पहले सपोज करो 100 पार्टिकल लेके चले थे हम, इतने में 50 बच गए और इतने में ये 0 हो गई, तो यहां से यहां तक एक हाफ लाइफ लग जाएगा। 50 से 75 होने में मीन्स यहाँ 25 होने में, यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 100 लेके चले थे, 50 बचे, 25 बचे और 0 हो गई, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें एक हाफ लाइफ और लग जाएगा। 25 से 12.5 होने में, इससे भी हाफ होने में 1 हाफ लाइफ और लग जाएगा। इससे भी हाफ होने में 6.25 होने में 1 हाफ लाइफ और लग चुका होगा। इस टाइप से जो रिएक्शन होगी या डिसइंटीग्रेशन होगा वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। कि सपोज करो शुरुआत में 1 था, एक हाफ लाइफ में कितना हुआ 1/2, दूसरी हाफ लाइफ में कितना हो गया 1/4, तीसरी हाफ लाइफ में कितना हो गया 1/8, चौथी हाफ लाइफ में हो गया 1/16, 1/32, 1/64, यानी 0 होने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत हाफ लाइफ यूज हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 हाफ लाइफ में इतना हो गया, 7 हाफ लाइफ में 1/128 हो जाएगा, 8 हाफ लाइफ में इससे भी दुगना हो जाएगा 1/256। इस टाइप से ये 0 पर नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 पर पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम इसमें लग चुका हुआ है। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलने वाली रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव डीके इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो पाते हैं। यानी 50% कंप्लीट होने में 1 लाख हाफ लाइफ, 75% कंप्लीट होने में 2, 87.5% कंप्लीट होने में 3 एंड 93.75 कंप्लीट होने में 4 हाफ लाइफ लगेंगे। लगभग 10 हाफ लाइफ में ये 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर डेसिमल के बाद चलेगा डिवाइडेड बाय, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। इसके बाद मार्कन कर रहा हूं एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जनरली कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अभी मैंने बताया इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है रिएक्शन। जब इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है तो कितने टाइम में, उसका लाइफ टाइम क्या है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो हम किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए एक एवरेज लाइफ को डिजाइन करते हैं। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एवरेज लाइफ वो लाइफ पीरियड है जिसमें उसका 63% के लगभग डिसइंटीग्रेशन हो चुका होता है। यानी कि लाइफ पीरियड in which approx 63% disintegration complete। इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन या जो रिएक्शंस होती है उनका एवरेज लाइफ हम 63% के अकॉर्डिंग देते हैं, क्योंकि एवरेज लाइफ को हमने डिजाइन किया क्योंकि उनकी लाइफ टाइम जो है उसका कितना लाइफ टाइम होगा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए एक नई यूज की गई यहाँ पे विच इज एवरेज लाइफ। और एवरेज लाइफ उस लाइफ को बोलते हैं जिसमें उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का 63% डिसइंटीग्रेशन हो चुका होता है। यानी कि रेस्ट कितना बचा होता है
रेस्ट 37% उसमें रेस्ट होता है और 63% कंप्लीट होता है, यानी कि एंड टी की वैल्यू होती है ये और एंड नोट हम 100 यूज करते हैं, यानी 100 अगर आपके पास न्यूक्लियस थे तो 37 न्यूक्लियस बचे, 63 कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए या डीके कर चुके, तो उसमें कितना टाइम लगा, विच इज एवरेज लाइफ। एंड एवरेज लाइफ is reciprocal of lambda decay constant। एवरेज लाइफ डीके कांस्टेंट की रेसिप्रोकल होती है, इसको हम ऐसे पुट करेंगे। डीके कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो टी एवरेज, एवरेज लाइफ को मैं टी एवरेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 1/λ, विच इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू मैंने आपको बता दी अभी, टी हाफ डिवाइड बाय 0.693, लैम्डा किसके इक्वल होता है 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, उल्टा कर दिया मैंने इसको, विच इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, यानी कि हाफ लाइफ का लगभग 1.44 टाइम्स होता है, हाफ लाइफ का कितना होता है 1.44 टाइम्स एवरेज लाइफ होती है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज लाइफ, यानी एवरेज लाइफ से हम एक कंप्लीट लाइफ को तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो एक एवरेज लाइफ होती है, और एवरेज लाइफ किसकी रेसिप्रोकल है, लैम्डा की, विच इज 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड का 1.44 टाइम्स होती है एवरेज लाइफ किसकी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की। एक्टिविटी of radioactive substance, activity is rate of disintegration or decay, activity is rate of disintegration or decay of radioactive substance at any time t, at time t, यानी rate which is equal to activity which is directly proportional to फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलती है, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियल जो कंसंट्रेशंस लेके चलते हैं हम किसी रिएक्टेंट की, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म यूज नहीं कर रहे हैं हम, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स की और नंबर ऑफ न्यूक्लियस की टर्म यूज कर रहे हैं, which is initial number of nucleus is n0 था और पावर में क्या हो गया 1, it is initial rate, ये कौन सी रेट है इनिशियल रेट, एंड रेट एट टी टाइम, टी टाइम पे जो रेट होगी वो टी टाइम पे कितने न्यूक्लियस बचे होंगे उस पर डिपेंड करेगी, दिस इज इक्वल टू एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt और पावर 1, एक्टिविटी को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे तो लैम्डा एक डीके कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और एनटी इसकी पावर 1 है, यानी किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी टी टाइम पे कितने न्यूक्लियस हैं उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ एटम्स एनटी है और लैम्डा उसका डीके कांस्टेंट है, व्हिच इज ए, ये है एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। number of nucleus, after n half lives, n half life कंप्लीट होने के बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे, यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो nt है आपके पास, सॉरी n0 है, और n टाइम बाद या n हाफ लाइफ बाद सपोज करो, आफ्टर n हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस आर n और nt हाफ लाइफ के अंदर, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज n, रिलेशन आएगा यहाँ पे nt विच इज इक्वल टू 1/2 या फिर n0
1/2 पावर n। जितने हाफ लाइफ है वो n में यूज करेंगे। एन नोट इनिशियल कितने एटम थे, ये कितने न्यूक्लियस थे, और एन टी टी टाइम बाद कितने बचे, ये इतने हाफ लाइफ बाद कितने बचे वो हम इससे रिप्रेजेंट कर लेंगे। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है और इनिशियल एन नोट वो 100 है, देन व्हाट द एन टी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1/2 पावर 4 which is equal to 100 divided by ये 100 मोल कंसंट्रेशन है, मोलारिटी उसकी कंसंट्रेशन है सपोज करो, या इतने 100 मोल्स प्रेजेंट है, या 100 लेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस फ्रैक्शन नहीं हो सकते, इसलिए 100 m लेके चल रहा हूँ। 100 डिवाइड बाय 2 पावर 4, 2 पावर 4 इज 16, then which is equal to 6.25 m। यानी कि 100 लेके चले थे, एक हाफ लाइफ में 50 हो गए, दूसरी हाफ लाइफ में 25 भी बचे, तीसरी हाफ लाइफ में 12.5 बचे, और चौथी हाफ लाइफ कंप्लीट होने पे वो 6.25 बचे। इस टाइप से नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर गिवन है तो हम इस टाइप से इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट विलहेल्मी इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए दे सकते हैं हम। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था ln ऑफ a डिवाइड बाय a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा टी, निकाला था हमने अभी। इसी को मैं लिख रहा हूँ ln ऑफ n नॉट अपॉन n टी दिस इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ टी, या फिर मैं लगा सकता हूँ n नॉट अपॉन n टी विच इज इक्वल टू e पावर लैम्डा टी, या फिर यहाँ पे माइनस पुट कर लूँ मैं तो ये आ जाएगा एन टी अपॉन एन नोट, उल्टा कर दिया मैंने, विच इज इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा टी एंड एन टी विच इज इक्वल टू एन नोट इंटू ई पावर माइनस ऑफ लेमडा टी विच इज विलहेल्मीज इक्वेशन। इस इक्वेशन को नाम देंगे हम विलहेल्मी इक्वेशन, नोट कर लेना इसको। एन टी टी टाइम बाद कितने न्यूक्लियस बचे, एन नोट इनिशियली कितने न्यूक्लियस थे, लेमडा डीके कांस्टेंट है, और टी टाइम है जिसमें कितने न्यूक्लियस बचे हुए, इसको हम विलहेल्मी इक्वेशन नाम देंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन और यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स, रेडियो एक्टिविटी को हम डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में यूज करते हैं। डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और इसको हम नाम दे सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन को हम डीके भी नाम दे सकते हैं कि डीके पर सेकंड। एक न्यूक्लियस यानी पर सेकंड में कितने न्यूक्लियस डीके हो पा रहे हैं, विच इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या डीपीएस। और एक इसकी ऐसा यूनिट है, मैडम मैरी क्यूरी के नाम के बेस पे हम एक तो यूनिट देते हैं क्यूरी, और 1 क्यूरी, क्यूरी को हम CI से नोट करते हैं, 1 क्यूरी दिस इज इक्वल टू 3.7 into 10⁻10 dps। एक क्यूरी जो बराबर होती है वो 3.7 into 10⁻10 dps होती है। मैडम मैरी क्यूरी के नाम पे उसको ऑनर देने के लिए हमने एक यूनिट डिजाइन कर ली उसके लिए, विच इज 3.7 into 10⁻10 dps 1 क्यूरी। एंड 1 मिली क्यूरी विच इज इक्वल टू 3.7 into 10⁻7 dps, मिली यूज कर लिया। 1 माइक्रो क्यूरी में भी दे सकते हैं हम, 1 माइक्रो क्यूरी इज 3.7 into 10⁻4 dps। दूसरी यूनिट यूज करते हैं हम रदरफोर्ड, जिसको हम क्यूरी को तो CI से नोट करते हैं, रदरफोर्ड को RX से नोट करते हैं। 1 रदरफोर्ड विच इज इक्वल टू 10⁻6 dps। एक रदरफोर्ड होता है वो 10⁻6 dps एक मोल होता है, यानी 1 मिली रदरफोर्ड 10⁻3 dps एंड 1 माइक्रो रदरफोर्ड विच इज इक्वल टू 1 dps। और 1 dps जो होती है वो SI यूनिट होती है, 1 dps इसकी क्या है, SI यूनिट है। तीसरी जो यूनिट है विच इज बेकुलन,
रिप्रेजेंटेड बाय BQ, इसको हम BQ से रिप्रेजेंट करते हैं, बैक्यूरेल यूनिट है। 1 बैक्यूरेल which is equal to 1 BPS and it is SI unit। बैक्यूरेल जो यूनिट है वो इसकी SI यूनिट है। तीनों के बीच में अगर रिलेशन हम देखें तो बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं कि 1 बैक्यूरेल which is equal to 3.7 into 10 raised power 4। 1 बैक्यूरेल is 3.7 into 10 raised power -4 और ब्रदर 4 तब हो जाएगा। तीनों के बीच में हम रिलेशन देख सकते हैं इस टाइप से, ये 10 raised power 10 DPS is Rutherford, यानी 3.7 into 10 raised power 4 Rutherford is 1 क्यूरी। तो 1 क्यूरी के बेस पे हम लेके चल रहे हैं इसको, 1 क्यूरी which is equal to 3.7 into 10 raised power 4 Rutherford which is equal to 3.7 into 10 raised power 10 बैक्यूरेल। अगर हम बैक्यूरेल को देखें तो यहाँ से 3.7 कैंसिल हो जाएगा, 10 raised power कितना आ जाएगा, 1 बैक्यूरेल इज इक्वल टू 10 raised power -6 Rutherford एंड 1 Rutherford, तो हम इसमें रिलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और रेगुलर बने रहें इसके ऊपर और देखते रहें।